के लिखेगा, उसमें हालत खराब करने वाला हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है भाई, है क्या करें। दिख रही है आरव, दिख रही है स्क्रीन आपको? सर लोडिंग हो रही है। हो जाएगी। तो चाय ऐसे कुछ थोड़ी पिएगा पानी की तरह यार। आ गई सर। ठीक है बेटा, चलो देखिए, पीपल एज रिसोर्सेज में आप लोग को चैप्टर करा रहा था, मानव एक संसाधन की तरह। इसका पार्ट 1 शायद मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखी है, तो अगर मन करे तो मत देखना। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि संसाधन या रिसोर्स होते क्या है। रिसोर्स या संसाधन क्या होते हैं बताओ मानसो? मदद, बिल्कुल, जिससे हमारे कोई फायदा हो या मदद मिले, जिससे कोई चीज का प्रोडक्शन कर सकते, उत्पादन कर सकते हैं, वही एक रिसोर्स है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो या किसी तरह यूज करते हो तो आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा, सिंपल सी बात। हाँ, ये तो बात का कॉन्सेप्ट, पहले रिसोर्स के ऊपर बात कर लें। रिसोर्स उसे कहते हैं जिससे इंसान को या किसी को कोई ना कोई लाभ मिले। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर आपने ज्योग्राफी में 8 क्लास में पढ़ा होगा, रिसोर्स, जिनका बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, संसाधन। लेकिन अब 9th क्लास में आए हैं, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर क्या है, ह्यूमन एज रिसोर्स। ठीक है, तो इंसान या मानव एक संसाधन कैसे है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, मानव संसाधन। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर मैं कराने वाला हूं, डेवलपमेंट के बाद वाला, रीडिंग करना स्टार्ट करिए सब लोग अपने अपने बुक से। क्या हुआ, मजा नहीं आया? स्कूल का काम करना है तो करो, फिर गप क्यों कर रहे हो? देखिए, तो कोई भी इंसान संसाधन नहीं है। अब जो ये पीछे बैठा हुआ है फ्री फायर खेलने वाला, जिसने 10 पाइप खाए मेरे से, ये संसाधन नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है। ये रिसोर्स तब होगा जब मैं इसको कूटूं, काटूं, मारूं, पीटूं और इसको इस लायक बनाऊं कि पढ़ने लायक हो जाए। पढ़ लिख करके फिर धीरे धीरे कुछ इसमें एक्सपर्टाइज है, कुछ योग्यता है और कुछ करने के लायक बन जाए। और आपको माना, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या मानता है, अर्थशास्त्र ये मानता है कि महिलाएं और बच्चे, महिलाएं वो जो हाउस होल्ड होती है, घर की होती है, वो रिसोर्स नहीं होती। हालांकि अब माना जाने लगा है, पहले जो अर्थशास्त्री थे, जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी थी और जिनकी मम्मी मान लो हाउस वाइफ है, जैसे घर का काम करती हैं, तो उनको रिसोर्स नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन नहीं करते। साथ में बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने, शांति, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, या मान लो छोटे बच्चे हैं जो अभी इस लायक नहीं कि कुछ भी कमा सके या अर्न कर सके, जैसे धरती जो कल गुड़िया आई थी, वो रिसोर्स नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स केवल एक ही चीज को मानता है, प्रॉफिट, नथिंग रादर देन प्रॉफिट या प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन नहीं करता, उत्पादन नहीं करता, इकोनॉमी में उसकी कोई जगह नहीं। 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो यहां पर ये कहा गया है कि ह्यूमन कोई भी रिसोर्स तब होंगे, मानव रिसोर्स तब होगा, ठीक है ना, जब उसके ऊपर सरकार एजुकेशन के ऊपर खर्च करे, उसके हेल्थ के ऊपर खर्च करे। ठीक है, इसकी बुक एक्सरसाइज करके दिखा दीजिए। ठीक है, उसके हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए। सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखे हैं ताकि गरीब आदमी भी वहां पे स्वास्थ्य का लाभ उठा सकते हैं, अच्छा सेहत बना सकते हैं। बीमार होंगे और मान लो बीमारी है, उसके पास पैसे ही नहीं है और कहीं इलाज फ्री में नहीं, तो मर जाएगा ना वो। और कोई ना कोई बीमारी लेके चलेगा तो समाज के लिए क्या काम कर पाएगा? समाज की बात छोड़ दो, घर पे ही भारत। अब खुद सोचो, हमें सर्दी जुकाम या बुखार भी हो जाता है, हम सब लोगों के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। मम्मी पापा सेवा में लग जाएंगे, पापा डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे। कहीं कोई एम्प्लॉयड हो, नौकरी कर रहा हो कोई आदमी, मैं ही हूं,
एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैं आपको टीच करता हूँ, यहाँ बैठा हूँ। अगर एक हफ्ते के लिए मान लो मैं बीमार पड़ जाऊं, घर पे बैठ जाऊं, तो कोई तरह का प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई सर्विस तो दे नहीं पा रहा मैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे खर्च करती है, ताकि जो मानव है, जो जनसंख्या है, वो एक रिसोर्स बने। बोलो, आधार संरचना हिंदी में कहते हैं सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो बनाई जाती है सरकार ही बनाती है ना। ठीक है, करो दिखाना। आप ये कर लो, एक्टिविटी नहीं करना, ये कर लो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का वो मैं आपको पकड़ा दूंगा, वो भी देखना जहां तक आया कर। पढ़ा तो रखा है रिसोर्स मैंने आप लोगों को। आगे देखिए, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट करती है, इंडिया की गवर्नमेंट सबसे कम करती है, दूसरे देश की गवर्नमेंट ज्यादा करती है जी। वैसे नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करें तो हम लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते उनके सामने, कोई कंपटीशन हमारा उनका है, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा वहां पे गवर्नमेंट उनके लिए करती है। आगे देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, इतना ज्यादा फ्री नहीं होता। हाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पूछा है तो इस पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ। इकोनॉमी तीन तरह की होती है, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब पूंजीवादी, प्राइवेट लोग सब होंगे, प्राइवेट में है ना, कुछ भी, पहाड़ है तो पूरा पहाड़ आपका है। इंडिया में ऐसा नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में अगर कोई आदमी है तो पूरा का पूरा पहाड़ उनका है, तो पूरा पहाड़ है। जंगल कितने, 4-5 जंगल इस इलाके के पूरे उनके बाप दादा के, तो वही उसके मालिक है। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कोई भी आदमी किसी भी तरह का प्राइवेट काम कर सकता है। अगर उसको तोप बनाना है तो वो तोप भी बना सकता है, बंदूक भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये अमेरिका का है और यूरोप का, ठीक है। लेकिन दूसरे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वहां पे गवर्नमेंट हर चीज पे कंट्रोल रखती है। रसिया में पहले क्या था, सरकार हर चीज पे कंट्रोल रखती थी, अब थोड़ा कम हो गया है। चाइना में भी इसी तरह का सोशलिस्ट इकोनॉमी, सरकार कोई भी बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, सरकार ही वो फैक्ट्री लगाएगी और दूसरा कोई प्राइवेट आदमी नहीं लगा सकता। जब देश आजाद हुआ और हमारे सामने प्रश्न उठा कि हम कौन सी इकोनॉमी अपनाएं, तो कहा गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है। हर आदमी फायदे के लिए कोई ना कोई बिजनेस करेगा, रोजगार मिलेगा, सब लोग को रोजगार मिलेगा। मेरे को पढ़ा लेने दो, आपको मौका देंगे, क्वेश्चन दिमाग में रखना, ठीक है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले हैं, लेकिन फिर एक तो ये हो गया कि देश का विकास तो जरूरी है, देश तो बहुत ज्यादा अविकसित हो गया है। अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी में भारत में सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, एग्रीकल्चर बिल्कुल डिग्रेड हो गया था, एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। इतना कम पैदावार होता था कि अपना ही पेट पालना मुश्किल था, तो उस एग्रीकल्चर से देश का फायदा तो कुछ नहीं था। तो सरकार ने सोचा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन प्रॉब्लम हुई फिर कि भाई भारत की 70-80% पॉपुलेशन तो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीब है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जनता के बारे में नहीं सोचा जाता, जिसके पास दम है वो अपना व्यापार करे, पैसा कमाए, कुछ भी कर ले। सरकार किसी तरह का स्कीम नहीं चलाती। वहां पे राशन नहीं बंटता फ्री में कि ये इतने सस्ते में राशन ले लोगे, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बनता है ना राशन कार्ड हम लोग का, वहां ऐसा सिस्टम नहीं है। यूरोप अमेरिका में ये सब नहीं होता, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो जो उद्योगपति या पूंजीपति हैं, जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, डेवलपमेंट तो केवल उन्हीं का होगा। लेकिन जो 80% गरीब है उनके बारे में कौन सोचेगा। रिलायंस का जो मालिक है, टाटा अंबानी जो भी है, उनको इससे मतलब थोड़ी है कि झारखंड में, बिहार में, या क्या कहते हैं, उड़ीसा में कोई फैक्ट्री लगे और गरीबों को, मजदूरों को रोजगार मिले। उनको इससे मतलब थोड़ी है कि गांव के लोग बिना काम के पूरे 365 दिन में केवल 70 या 60 दिन काम करते हैं मजदूरी, और उसी मजदूरी पे पूरा साल निकालना पड़ता है। गरीबी क्या है आप लोगों ने तो देखी नहीं, समझ रहे हैं। तो इसका ध्यान कौन रखेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर आ गई तो सब कुछ बाजार
निर्धारित करेगा। जो मार्केट होता है सारी चीजों के प्राइस वही डिसाइड करेगी। ठीक है, साथ ही साथ जिसके पास पैसा होगा या जिसके पास पूंजी होगा उसी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सोचा गया कि अगर केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो जो पहले से अमीर है वो पहले से और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब हैं और गरीब होते चले जाएंगे। लेकिन आजादी हम लोगों ने इसलिए ली थी, इसमें तो सबको शामिल लेके चलना है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास। समन्वित विकास का मतलब ये होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जिसमें सब लोगों को एक साथ लेकर के चला जाए। सरकार इंडिया में गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है तो आप लोग जब आगे जाओगे 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसमें प्लानिंग पढ़ना है, योजना। प्लानिंग क्यों की जाती है? प्लानिंग इस चीज को देखने के लिए की जाती है कि जो भी सरकार ये योजना लेके आ रही है उससे सबका फायदा है क्या। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ हम लोग को सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी लेना पड़ेगा। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या फायदा है ये भी सुन लीजिए। कैपिटलिस्ट तो समझ ही गया, पूंजीवादी। सोशलिस्ट का मतलब ये था कि उसमें अगर मान लो कंझावले में 100 लोग हैं और 100 किल्ले जमीन है, ठीक है, तो 100 लोगों को एक एक किले जमीन बांट दिया जाएगा। ये होता है सोशलिस्ट, समाजवादी, इक्वालिटी की बात होती है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये है कि जैसा भी है कि एक आदमी के पास 100 किले, मान लो कि 100 लोग हैं इस पूरे कंझावला में, 100 किले जमीन है, तो किसी के पास 40 किले, किसी के पास 20 किले, किसी के पास 10 किले, किसी के पास 100 गज, किसी को 50 गज, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ऐसा कैपिटलिस्ट में। लेकिन समाजवादी में समानता की बात होती है। अनाज का उत्पादन होगा तो सबको बराबर बराबर खेत बांट दिए जाएंगे। रूस में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो सरकार ने सोचा कि हम लोग दोनों का मिक्स रूप लेंगे, और जवाहरलाल नेहरू की ही देन थी मिक्स्ड इकोनॉमी, उन्होंने अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या थी? इसमें कुछ चीजों को सरकार ने कहा कि इस पर हम ही केवल हमारा अधिकार होगा। ठीक है, पेट्रोलियम, माइनिंग, ठीक है, डिफेंस के जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे सरकार की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों के अंडर में होता है। स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजना हो, बंदूक बनाना हो, रॉकेट बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो सरकारी कंपनी वो बनाती है और दूसरा नहीं बना सकता। ठीक है, पेट्रोलियम की जितनी भी कंपनियां हैं ना, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो पेट्रोल पंप पे या तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा रहता है तो इंडियन ऑयल लिखा रहता है। पेट्रोल डलवाते हैं ना हम लोग, जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी से, प्राइवेट आदमी की नहीं है वो। तभी तो इतना रेट डिसाइड करके बेचा जाता है। तो प्राइवेट आदमी अपना फायदा दिखेगा, 300 रुपए किलो पेट्रोल कर देगा। क्या? हाँ नहीं, मैं आपको बता रही, ये गवर्नमेंट है, बसों का वैसा नहीं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, अब सेमी गवर्नमेंट है। अगर आप मेट्रो को देखो, रेलवे तो पूरा इंडियन गवर्नमेंट का है। अगर रेलवे इंडियन गवर्नमेंट का नहीं होता तो प्राइवेट कोई बस वाला, आरटीवी वाला जो चाहे रेट बढ़ा दे, आप क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन इंडियन रेलवे में सब कुछ सोचा जाता है क्योंकि गरीब को भी कोई दिक्कत ना हो उससे। स्टेपल कर केंद्र, हाँ हाँ, अच्छा रहेगा मेरे लिए। नहीं, पेपर कौन सा है? हाँ तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, भैया को दे दो। जिसका हो गया वो घर जा सकते हैं 8+, और अगर दोस्तों के साथ बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ड। अब आगे देखिए, इस चैप्टर को भी बढ़ाया जाए, आप लोग ज्ञान ही लेते रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, हरित क्रांति क्या है? तो एक है मानव पूंजी, जो चैप्टर फर्स्ट में विलेज ऑफ पालमपुर वाले में पढ़ाया था। मानव पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी क्या है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, हाँ बता रहे हैं ह्यूमन कैपिटल क्या है। अब जैसे देखो, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी।
आपको, आपके पास मान लो कि 500 गज का कोई प्लॉट है, तो आपकी पूंजी है ना। जब चाहोगे तो आप उसको इन्वेस्ट करके या कुछ भी करके आप यूज कर सकते हो। पूंजी और करेंसी में बहुत अंतर। आपके पास अगर बैंक में 5 करोड़ रुपए हैं, तो जब चाहोगे आप यूज कर सकते हो, ट्रांसफर करो, अभी निकालो, चेक काटो, सीधे आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। नहीं, लेकिन सरकार का रोक भी है उसपे, ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े जो डील होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पूछ दिया है तो फिर सुन ही लो, ज्ञान ही बट रहा है यहाँ पर। अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट खोलेंगे तो उसमें लिमिट होती है, लेकिन बिजनेस और ट्रेड का अकाउंट खोलेंगे तो वहां करोड़ों की डील होती है, तो आप वहां पे कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे डीलिंग जब होगी, जो आपका वो अकाउंट होता है, मर्चेंट अकाउंट होता है। तो बेटा मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए आपको सरकार को टैक्स भी उतना देना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन के लिए, और उतना आप अगर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहे हो तो करोड़ों रुपए का इनकम हो रहा है, उसका इनकम टैक्स भी तो भरोगे ना। ये सब होता है। तो अधिकतर बिजनेस में तो आपको पता है, जो लीगल काम तो कम ही होता है, सीधे डायरेक्ट इसी तरह पेमेंट कर देते हैं। अंबानी को कुछ करना है, 2 कट्टे सोने के बिस्किट फिकवा दिए, हो गया काम। पैसे दोगे तो टैक्स देना पड़ेगा ना, ये सब तो है। तो मेरी बात सुनिए, तो मानव पूंजी, अब यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कुर्सी की इधर वाले को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जितने भी लोग बैठे हैं वो पूंजी तब बनेंगे जब उनके अंदर वो टैलेंट पैदा होगा। आप किस चीज के प्रोडक्शन के लायक है? देखिए, 2 चीज का प्रोडक्शन होता है, या तो कोई चीज बनाओगे और नहीं तो सर्विस बनाओगे। या तो आप सेवा दे सकते हैं, टीचिंग, या डॉक्टर बन के आप इलाज कर सकते हो, या साइंटिस्ट बन सकते हो जो केवल अपने दिमाग से काम करके आएंगे, ठीक है। और नहीं तो दूसरा क्या होगा कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, किसी कार की कंपनी बना ली, या कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो या तो गुड आप दोगे, मतलब कि चीजों को, सामानों का प्रोडक्शन करोगे, उत्पादन करोगे, और नहीं तो सेवा का उत्पादन करोगे, यही करोगे ना। तो मानव तब पूंजी माना जाता है जब किसी ना किसी तरह का उत्पादन या प्रोडक्शन करे, उसका कुछ वैल्यू हो। अब मान लीजिए कि कोई आदमी जो लोहे की दुकान पे, ग्रिल वाली दुकान पे वेल्डिंग कर रहा है, उसको इस चीज का एक्सपीरियंस है। पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं बेटा उसको इंग्लिश में। तो अगर ग्रिल की दुकान वाले पे, हाँ मैं आपको एक बीएसटी, बिजनेस स्टडीज का एक कॉन्सेप्ट छोटा सा इसमें जोड़ दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी इकोनॉमिक्स ही बच्चों को पढ़ाना पड़ता है 11th 12th में। किस आदमी को आप मानोगे कि वो काबिल है, एफिशिएंट है, या तो वो एजुकेटेड है, एजुकेशन होगा तो किसी न किसी लाइन में जाएगा वो, या उसने ट्रेनिंग ले रखी है किसी चीज की, मोबाइल बनाने की ट्रेनिंग, लैपटॉप रिपेयर करने की ट्रेनिंग, डिप्लोमा ले रखी है, ठीक है, और या तो उसके पास एक्सपीरियंस हो। कोई आदमी बेशक किसी तरह की ट्रेनिंग ना ले रखी हो, एजुकेशन भी नहीं ले रखी हो उसने, लेकिन अगर वो, उसको अनुभव है, ग्रिल के दुकान पर जो बैठता है उसको बेशक ग्रिल बनाना नहीं आता, साइकिल का पंचर लगाने वाला जो छोटू होता है ना दुकान पे, आपको पता है किस तरह बनता है? मैं जब साइकिल उकिल बनवाता था तो मैंने देखा है, हर बार है ना छोटे बच्चे को पकड़ के ले आएगा, वो छोटे बच्चे को जो ज्यादा इफ और बट ना करता हो। समझ रहे हैं ना, बाल मजदूरी तो यही है। और ये बात आप लोग को इसलिए मैं बताता हूँ ना, ताकि समझिए कि कितना कीमती जीवन है आप लोगों का, मत बर्बाद करो इसे। आप लोग बस पढ़ो और कुछ मत करो। तो उसको क्या कराया जाता है, वो पहले जो वहां का मेन मैकेनिक होता है ना, वो बार बार पंचर बनाता रहेगा, और उसको कह देगा अच्छा ठीक है ये टायर इधर कर उधर कर, वो बार बार वो बच्चा देखता रहेगा। 2-3 बार उसको दे भी देगा कि चलो ये इस पे लगा दो, स्टिच लगा दो, या कुछ भी कर दो। करते 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 एक्सपीरियंस होता जाएगा, वो पंचर बनाने लगेगा, वो साइकिल के टायर खोलने लगेगा, बॉल बेरिंग करने लगेगा, सर्विस करने लगेगा, धीरे धीरे अब जो मेन मिस्त्री का सारा काम वो करने लगेगा। अब जब मेन मिस्त्री का काम करने लगेगा, इसका मतलब वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। अब सर्विस प्रोवाइडर तो बन सकता है ना वो, तुरंत उसको अपनी दुकान से हटा देता है, क्योंकि इफॉर्वर्ट करेगा वो, और वैसे भी चले ही जाते, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा छोटू पकड़ के लाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि हर चीज के लिए मानव पूंजी
या ह्यूमन कैपिटल में वो लोग भी आते हैं जिन्होंने केवल एक्सपीरियंस से ही कुछ सीखा। दूसरे लोग वो हैं जो एजुकेटेड हैं और नहीं तो जो ट्रेनिंग ले रखे हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक बता रहा था, वो सुन लीजिए। 1960 के करीब की बात है, ठीक है ना, या उसके, हाँ 1960 में इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत। ठीक है, भारत में हर साल सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, अनाज का पैदावार इतना कम था कि लोगों का पेट पालना भी मुश्किल था। तुमसे कोई भी उल्टा बोले, कोई भी डांटे, कॉल टू चौधरी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और भारत में इतना खराब एग्रीकल्चर का सिचुएशन था, हर साल सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट पड़ जाता था और खेती बाड़ी की बहुत दिक्कत थी। तो हम लोगों को विदेशों से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था गेहूं अनाज जो भी था। तो सरकार ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पहले से जो व्यवस्था चलती आ रही है, जैसे मान लो बच्चा काम नहीं करता है तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे वो इम्प्रूव हो, डर के करे या किसी भी तरह से करे, ना करे तो 1 से 7 बजे तक बैठा रहे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। करो, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा कॉल। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ ऋषभ, अभी मेरे पास से छुट्टी हुई है जी, बस वो नोट्स लिख रहा था, अभी बस निकला है, 1 मिनट पहले। हाँ एक्चुअली 1 बजे आया वो और सब करने लगा, 2 टेस्ट दिए उसने, वो कर रहा था सर नोट्स लिख के मैं जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है बेटा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, इनकी मम्मी का कॉल था जिसको मैंने शाबाशी दी। हाँ क्या बाबू, अच्छा कॉल आ गया, चलो मजे लो। बेटे गलती मत करिए, क्यों खेलता है, लेकिन सुनेगा भी नहीं, अकड़ में जा रहा है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति थी, उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमें अपने खेती बाड़ी में सुधार करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। तो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, और मैं तहे दिल से बस 2 ही साइंटिस्ट को दुनिया में इज्जत करता हूँ, एक नॉर्मन बोरलॉग और दूसरे भारत के एस स्वामीनाथन। आप लोग नाम भी नहीं जानते हैं उनका, महान लोगों के बारे में कम जाना जाता है ना। वर्जिस कुरियन, ये तीसरे साइंटिस्ट, बड़े महान लोग। अब पूछो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अमूल कंपनी देखे ना आप, जो वही तो बताएंगे बेटा। अमूल कंपनी जानते हैं? आनंद, गुजरात में आनंद नाम का एक जिला है, वहीं से सबसे पहले डेयरी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हुआ था पूरी। और पूरे भारत में, अभी आपको पता है एक चीज का नहीं पता होगा, दुनिया में सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के चलते क्या होता है ना, हम लोग को, सब लोग को नहीं मिल पाता, इतना महंगा है। दुनिया में सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। आज का डाटा ये बिल्कुल रिसेंट है, कोई मैंने ऐसा नया नहीं है, पहले कनाडा में था लेकिन अब भारत में हो गया। और पता है क्यों? क्योंकि हम लोग अधिकतर है ना यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं इंडिया मोस्टली, और जो वेजिटेरियन होते हैं कुछ ना कुछ मिल्क प्रोडक्ट तो यूज करेंगे, गाय भैंस पालेंगे, इसलिए। तो वर्जिस कुरियन ने भारत में डेयरी प्रोडक्शन की क्रांति ले आई, दुग्ध क्रांति कहते हैं, मिल्क व्हाइट रेवोल्यूशन उसको कहा जाता था, 1970 में बाद में। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग, इंदिरा गांधी को पता चला कि नॉर्मन बोरलॉग ने एक हाइब्रिड बीज का आविष्कार किया है गेहूं का, ठीक है, जो अधिक उत्पादन देता है, ज्यादा प्रोडक्शन देता है। समझ रहे बात को? तो उन्होंने सोचा हम लोग इंडिया में भी इसको ट्राई करें। वहां से बीज मंगाए गए, यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए गए इंडिया में, और उस बीज का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जाने लगा। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन 3 स्टेट्स में किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, बिजली की जो भी और इंस्ट्रूमेंट थे खेती बाड़ी के प्रोवाइड कराए गए। एक सेकेंड। और इससे क्या हुआ कि हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, डबल से ट्रिपल उत्पादन होने लगा, और हम लोग के पास इतना अनाज होने लगा कि अब हम लोग को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। बोलिए।
किसको? नवीकरण, मॉडर्न, नवीकरणीय है, रिन्यूअल, रिन्यूअल। बेटा हम लोग के पास रिसोर्स इतने कम थे ना कि सभी लोगों को लेकर के नहीं चला जा सकता। बात समझ रहे हैं ना? देखिए सरकार ने प्रयास पूरे हिंदुस्तान में किए थे लेकिन सक्सेसफुल यही हुआ, और मोस्टली आप मान के चलो कि यहाँ पर ज्यादा ध्यान भी दिया गया था क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पैदावार होने की क्षमता भी थी। पंजाब हरियाणा क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी पहले से ज्यादा अच्छी थी। अब जहां मान लो कि आप वहां पे फैसिलिटी दे दो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, मतलब वहां पानी है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, तो वहां पर खाद बीज देके क्या फायदा होगा? ठीक है। एस स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भारत में इस हाइब्रिड बीज पर और रिसर्च किया और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरे इंडिया में उस चीज को आगे लेकर चले। आगे देखिए, स्टोरी ऑफ साकल। देखिए साकल विकल मोकल, ये स्टोरी मैं नहीं सुनाता, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। देखिए यूक्लिड, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे बेटा, ज्योग्राफर। कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड? दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ कहाँ है। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप, अभी चिंता मत करिए, अभी आ रहे हैं ना। देखिए अब देखो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल इन द सेम इन्वेस्टमेंट इन लैंड और कैपिटल। बिल्कुल सही है, वही बात जो मैंने पहले पढ़ा दी आगे आपको मिलेगी कि इंसानों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो आगे जाकर के जिस तरह लैंड पे या किसी भी चीज पे आप अगर खर्च करते हो तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपका कोई खेत है उसमें खाद डालोगे, सिंचाई करोगे, हाइब्रिड बीज को इस्तेमाल करोगे तो पैदावार ज्यादा तो अच्छी होगी। उसी तरह अगर कोई बच्चा है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको केवल खिलाना पिलाना ही नहीं होता है, उनको संस्कार देना, उसके साथ साथ एजुकेशन देना। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पाइप से मारो, ठीक है, तब भी नहीं मान रहा है तो 1 बजे से 7 बजे तक बैठाओ, तब तो मानेगा। कुछ भी करो, ये एज अभी या तो इधर नहीं तो उधर, अभी जो हो जाएगा हो जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं में जाने के बाद थोड़ी कुछ हो सकता है। बच्चा फिर क्या ना, जब आपके बराबर की हाइट का होने लगे तब आप उससे ऐसी बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जिस तरह का या जितना इन्वेस्टमेंट आप पीपल पे करोगे वो उतना ही अच्छा कैपिटल तैयार होगा, उतना ही अच्छा पूंजी बन करके सामने आएगा। अब मान लो कोई माँ बाप अगर अच्छे से कोचिंग पे, स्कूल में या पर्सनली भी ध्यान दे कि बच्चा पढ़ भी रहा है या स्कूल और इंस्टीट्यूट आ रहा है जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि आगे जाकर के फ्यूचर में वो बच्चा अच्छा करे। समझ रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कोई बच्चा है, जैसे आप हैं, आप पे इसलिए खर्च किया जा रहा है ताकि जाकर के आगे आप कोई जॉब करोगे, फ्यूचर में अच्छा करोगे और माँ बाप का भी ध्यान रखोगे आगे जाकर के। यही है ना, जिस तरह आपके माता पिता आपका और आपके दादा दादी का ध्यान रख रहे हैं। ये तो प्रकृति का नियम ऐसे ही चलते आता है। स्कूल में भेजना, अच्छा स्वास्थ्य देना, न्यूट्रिशियस फूड देना, ये सारे काम करना, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट तो है। आप यहाँ आ रहे हो तो पापा कुछ ना कुछ फीस भी दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हो उसकी भी फीस दे रहे हैं, आपके खाने के ऊपर खर्च हो रहा है, पहनने के ऊपर खर्च हो रहा है, सब चीज पे खर्च हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ही तो हो रहा है। देखो, countries like Japan have invested in human resource, they did not have any natural resource। जापान और ब्रिटेन, एक चीज मैं और भी आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा पढ़ते समय, सोचने वाली बात है। जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, ना तो कोई मिनरल पाया जाता, ना तो उतनी अच्छी खेती होती, जमीन ही ऐसा नहीं है, भूकंप और माने अर्थक्वेक और वॉल्केनो ये सब इरप्शन होता रहता है, जमीन भी उसका उतना अच्छा नहीं है खेती बाड़ी के लिए। तो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हुआ और जापान पूरा तरह से खत्म हो चुका था, उसके बाद फिर से जापान खड़ा हुआ। तो जापान ने सोचा कि हमारे पास कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं, डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उसने एक चीज सोची, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करें। वहां पे जापान में एक बच्चे के एजुकेशन के ऊपर, एक आदमी के पूरे लाइफ के ऊपर गवर्नमेंट इतना खर्च करती है, इतना ध्यान रखती है, दूसरे देश नहीं रखती। और भारत क्यों नहीं रखता? क्योंकि भारत के पास इंसानों के साथ साथ ये नेचर और नेचुरल रिसोर्स उसका भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने वी हैव ऑप्शन, जितने ज्यादा ऑप्शन डाइवर्जन उतना ही ज्यादा। मेरी बात समझिए, आपके पास बेटा केवल वो बुक केवल हो, आपका फोकस उस पर होगा। आपके पास लैपटॉप फोन सब कुछ हो तो पता है क्या होगा? बुक से ध्यान जाके थोड़ा लैपटॉप में देख लूं, वर्ड दिक्कत है तो थोड़ा फोन में देख लूं, फोन से पढ़ूं, लैपटॉप से पढ़ूं या बुक से पढ़ूं। चॉइसेस है ना, चॉइसेस हम लोगों को और पंगु बना देती है, आपको पता है। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, मैं आपको बताऊं, आपके दादाजी जब पढ़ाई करते होंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल 9th क्लास में था, हमारा आपका नहीं, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस और ऑप्शन, बहुत सारे विकल्प हमारे सामने। उस जमाने में बेटा एक ही बुक होती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही बुक से 4-5 लोग घर में 4-5 लोग पढ़ लेते थे। मैं बता रहा हूं किस तरह से, जैसे आप हो, आपके छोटे भाई बहन जो पीछे होंगे सब पढ़ते आएंगे उसी बुक से, वो बुक संभाल करके रखी जाती थी, क्योंकि कीमती चीज थी, इतनी अवेलेबल नहीं थी हर चीजें, फैसिलिटी। अभी तो बच्चे की बुक खो जाए तुरंत ही दूसरे दिन, पापा हाँ अरे बेटे एनसीईआरटी 50 रुपए की चीज लेके आया, यही होता है ना। तो कहने का मतलब है कि जापान में केवल ह्यूमन ही था एज ए रिसोर्स, तो वहां पे ज्यादा फोकस किया गया। और इंडिया या कोई भी डेवलपिंग कंट्री जिसके पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, वहां पे ह्यूमन के साथ साथ उन वो विकल्प है तो ह्यूमन रिसोर्स पे कम ध्यान दे करके उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये कंट्री ज्यादा रिच भी है और डेवलप्ड भी है, तो आप खुद सोचो कि नेचुरल रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए या ह्यूमन रिसोर्स? सोचिए ना, देख रहे हैं, बेशक पूरे अरेबियन कंट्री में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, बहुत रिच है, लेकिन वहां पर ना तो वहां के कोई इंजीनियर बनते हैं, ना तो वहां के कोई साइंटिस्ट हैं अरेबियन कंट्री के, ना कोई अच्छे टीचर वहां पर हैं, सारे के सारे बाहर से लोग जाके जाते हैं। एक टेक्नीशियन भी होगा तो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नहीं तो और दूसरे देश से आएगा, फॉरेन कंट्री का इंजीनियर आएगा। आपको पता है अबू धाबी में बुर्ज खलीफा जो इतना ऊंचा आप देखते हैं, वो ब्रिटेन और अमेरिका के जो इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट थे, उन लोगों ने बनाया था। और लेबर में कौन थे? भारत और पाकिस्तान के सारे लेबर थे। और आपको बेटा मैं एक बात, मानसूख एक बात बता दूं, जो एफिल सॉरी बुर्ज खलीफा है ना, जो सबसे ऊपर टावर पे एक जो रॉड लगती है, वो जो एंटीना टाइप का, वो पता है कहाँ का? सीतामढ़ी या मधुबनी के ही आदमी ने लगाया था, लेबर, बिहार का। वो जो ऊपर है ना, जो एंटीना लगता है रॉड सबसे ऊपर, वहां पर क्या हुआ, एक तो ब्रिटिश का जो था ना, ब्रिटेन का, वो तो बहादुर होते ही है, वो तो चले गए। वहां तक कोई ट्रेन उतनी ऊंची पहुंच ही नहीं सकती जो नीचे से आपको लेके जाए ट्रॉली में बैठा करके। तो एक ही बात थी कि आपको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके लटकाया जाएगा, ठीक है ना, और आप वहां पे बेल्ट लगा करके रहो और उसको फिट कर दो। ये मैंने डिस्कवरी पे देखा था। तो सबसे पूछा कौन तैयार होगा, कौन तैयार होगा, सब बोले ना भाई इतनी हाइट पे, और वो इतना ज्यादा उसमें वाइब्रेशन हो रहा था, उतनी हाइट पे तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और हेलीकॉप्टर भी वैसा ही, और हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े होकर आपको लगाना है। बोला हाँ लगा देंगे, चलो। जाके निटकस के आ गया बहादुर, बिहार का ही था, मजदूर लेबर जो होते हैं ना, कर गया काम, टेक्नीशियन। देखिए, आओ, देखिए, हाँ, क्या नहीं,
इतनी बड़ी बिल्डिंग एक आदमी का थोड़ी हो सकता है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। देखिए अब हम लोग अपने ना घर की तरफ चलेंगे, उठ के नहीं, विचारों में। जैसा कि शुरू से हम देखते आ रहे हैं, आपके घर की बात हो, मेरे घर की बात हो, हर घर की बात है जो हमारा भारतीय समाज है, कि जो लेडीज लोग होती हैं वो घर में काम करती हैं। बेसिक जो वर्किंग वुमेन है ना, वो भी घर में लौट के आएगी शाम को या सुबह में जाते समय वही बच्चे का खाना बना के जाती है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। तो ये नियम है, और जो हाउस वाइफ है वो तो घर का काम करती है। तो ये माना गया है कि औरतें घर का काम करेंगी और मर्द जाके बाहर का कमा के लाएंगे या जो पैसा अर्निंग करेंगे। ये शुरू से सोच थी, अब बदली है, लेकिन फिर भी अभी इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और वो किस तरह से, देखो, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। ठीक है, इसमें तो गीता रमिता वाला स्टोरी दिया हुआ है। अब देखो, जैसे कि एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ दिस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स of the earning of the individual in the market. A majority of women have merged education and low skill formation. Women were paid low compared to men. ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में मैं अभी समझा भी दूं। क्या करिए, तो आप लोग टेस्ट देते ही नहीं हो तो कम कैसे हो जाएंगे। मैं एक ही दिन मोशन का ले लेता हूँ, 5 घंटे का पेपर दे दीजिए आप लोग। एक एक लाइन का पेपर है बेटा, जो मोशन का आपको देना है ना, वो एक एक लाइन का है। न्यूमेरिकल्स कल होंगे, बस क्या दिक्कत। आया भाई 20 मिनट में देके चला गया, आप लोग 20 मिनट में देके चले जाइएगा। और ज्योग्राफी, हाँ भाई पेपर कर। साइंस में 12, देखिए अब देखो, बायोडीन, बायोटिक जैवीय जिसमें लाइफ होता है। हाँ हाँ, लाइफ मतलब मरे हुए जीव जंतु भी हो सकते हैं उसमें, बायोटिक में। बात समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, लाइफ मतलब कि इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ और अ सिंबल ऑफ लाइफ। देखिए अब जैसे पुराना हमारा समाज था, वहां ये माना जाता था कि औरतें घर का काम करेंगे, पुरुष बाहर का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के एग्जाम्पल को देखा जाए तो एक बात प्रूव हो गई कि अगर लड़कियों को एजुकेशन दे दिया जाए तो लड़कों से कम दुगुना आगे तो जाएंगे मिनिमम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोलता है, लड़कियां आगे जा रही हैं, ठीक है। फिर भी जा सकती हैं, लेकिन जा क्यों नहीं पा रही हैं? क्योंकि जिनको ये मौका मिलता है उस मौके के इंपॉर्टेंस को नहीं समझती। जो समझेगी वही तो आगे जाएगी, मेरे। तो ये माना गया है कि वुमेन्स भी एक तरह का ह्यूमन कैपिटल बनते जा रही। पहले जो नहीं बन सकती थी, पहले माना जाता था घर का काम करती है तो किसी तरह से प्रोडक्शन में तो नहीं आती है। इकोनॉमी ये मानता है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्शन करते हो, ऐसी सर्विस देते हो जो दूसरों के लिए हो, तब वो इकोनॉमी या कैपिटल माना जाएगा। अगर कोई आदमी अपने ही घर के बच्चों को पढ़ाता है तो इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं। एक हलवाई मिठाई बनाए, उसके सारे बंदर भालू बालक सब खुद ही खा जाए तो उसका कोई प्रोडक्शन में कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक जंगल हो, सारा आप ही का जंगल है, सारा लकड़ी काटिए, घर बनाइए, फिर जलाइए, फिर बनाइए, तो मतलब कि वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं माना जाता। अगर वो आपका जंगल है और उसको ले करके आप बेचते हो और काट करके कोई दूसरे आदमी का भी फायदा होता है, तब वो एक कैपिटल है। आपके पास खेत है, इतना ही अनाज का उत्पादन होता है कि आपका पेट पल सके, जरूरत पूरी हो सके, तो वो प्रोडक्शन नहीं। जब
इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं, ठीक है। अगर बेचते हो मार्केट में एक्स्ट्रा सरप्लस है तब इकोनॉमी में कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, अब बात आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या की विशेषताएं, ठीक है। देखो, कहा यह जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो तो ह्यूमन रिसोर्स है, जनसंख्या एक संसाधन तो है ना। अभी जर्मनी और यूरोप के, जर्मनी का मैं नाम बोल रहा हूं, वहां पे यंग लोग से ज्यादा पेंशनर है, यूथ लोग से ज्यादा जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो समझिए कि उस देश में डेवलपमेंट तो बड़ा मुश्किल है, ह्यूमन रिसोर्स तो खराब हो रहा है ना। अब एक बात सोचो, जिस आदमी को पेंशन मिल रही है वो देश के लिए कुछ कर रहा है? कुछ भी नहीं। वो तो सुबह जाएगा डंडा लेकर के और किसी तरह से दूध और ब्रेड लेकर के आएगा, फिर अखबार पढ़ेगा, फिर शाम को जाएगा चाय पिएगा, गप्पे मारेगा, फिर घर आ जाएगा। और क्या कर सकता है? अब वो खली से जाके दंगल करने लगे। तो मेरे कहने का, और ना तो वो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, ना तो ऑफिस में काम कर सकता है, ना खेती बाड़ी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो कंट्री पे एक बर्डन है, जो पेंशनर होते हैं वो भार होते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई आदमी रिटायर होता है तो पेंशन मिलता है, पता है वो पेंशन कहाँ से मिलता है? जितने लोग जॉब अभी कर रहे हैं ना, तो उनके सैलरी में से कुछ कट होता है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको एक साथ जोड़ के उतने पैसे दिए जाएंगे या आपको पेंशन मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो अभी जो कट रहा है ना, ये जो पैसे यहाँ से निकाले जाते हैं, वही अभी जो लोग बुढ़े हो गए उनको पेंशन दी जाती है। फिर वो लोग बुढ़े होंगे तो कोई ना कोई नौकरी में होंगे, फिर वो पैसा वहां लगाया जाएगा, उनको पेंशन में दिया जाएगा। इस तरह से पूरी इकोनॉमी चलती है। तो इंडिया में अभी वर्ल्ड में सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन, लेकिन यूथ पॉपुलेशन कैसा? तुम्हारे जैसे बगल में बैठे वाले जैसा, जो पबजी और सब्जी खेलता है ना। तो इस यूथ का क्या करना है? देश के लिए किसी काम नहीं आने वाला है ये, ठीक है। तो अब यहां पर यह है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या केवल ज्यादा बड़ी जनसंख्या होने से ही आपका काम हो जाएगा, या उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चेंज है, या कुछ में ऐसा कंडीशन है, यहाँ रख दो कुछ ऐसा, ठीक है। अब हम घर जाएंगे तो जाते ही पता चलेगा धरती ने आज क्या किया। देखिए, तो पॉपुलेशन बड़ी हो तो केवल काम चल जाएगा, या उसमें कुछ खासियत भी होनी चाहिए? लोगों की भीड़ इंपॉर्टेंट है या टैलेंटेड लोगों की भीड़ इंपॉर्टेंट? टैलेंटेड तो होना चाहिए ना। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मतलब की भीड़, और ह्यूमन कैपिटल मतलब कि उसमें से वैसे, उस भीड़ में से वैसे लोग जो कुछ वैल्यू रखते हैं, जो कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, पहला है एजुकेशन। नहीं, ये गलत है, रिन्यूएबल नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो कम से कम 20 से 25 लाख साल लग जाते हैं, तो उसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल। सर्विस प्रोवाइडर है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कैपिटल है, काम कर रहे हैं देश के लिए, बिल्कुल। पता है कौन लोग देश पे बाहर हैं? जो डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करते, घूमते रहते, वो देश के लिए बाहर है। और देश के लिए बाहर पता है कौन है? जिनके 4 किल्ले जमीन है, पिताजी ने बेच करके क्या किया था, बच्चे ने किसी तरह ब्याह कर दिया, और शाम को क्या कहते हैं, आराम से बस बैठे रहते हैं, ताकते रहेंगे, खाना आता रहे। ये लोग देश के लिए बाहर। देश के लिए कौन काम कर रहा है? वो मजदूर जो रिक्शा चला करके यहाँ से वहां तक सामानों को लोड करके पहुंचाता है। देश के लिए टीचर भी काम करता है, देश के लिए आपके पापा जो जॉब कर रहे हैं वो भी काम करते हैं। कुछ ना कुछ जॉब करते हैं, और कहीं ना कहीं तो अगर नहीं करें तो काम रुक जाएगा ना प्रोडक्शन का, वही बात है। तो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? एक तो एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा, शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एजुकेशन किस तरह से आदमी को काबिल बना सकता है। जो लोग एजुकेटेड हैं, नो डाउट वो ज्यादा अच्छा करेंगे, किसी भी
अनएजुकेटेड पर्सन के कंपेयरली एजुकेटेड लोग अच्छा करेंगे, लेकिन एजुकेटेड लोग वो नहीं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है लेकिन अपने 2 साल के बालक कोई भी सीधी भी नहीं पढ़ा पाते, वो एजुकेटेड नहीं। बात समझ में आ रहा है? एजुकेटेड आदमी वो है, देखिए भारत की जो सरकार है एजुकेटेड पता है किसको मानती है? जो किसी भी 2 लैंग्वेज में बोल सके, लिख सके और समझ सके और बिल्कुल ठीक उसको एजुकेटेड मानती है। बात समझ में आ रहा है? ये एजुकेटेड। अरे 2 भाषा मतलब एक हरियाणवी अगर आपकी रीजनल है तो आप हरियाणवी, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो भोजपुरी बोल लेंगे, और हिंदी इंग्लिश में कोई बच्चे ने 2-4 महीने बैठा लो, 2-4 तमाचे लगाओ, थोड़ा बहुत तो लिख ही लेगा, ये एजुकेटेड है। और 74 या 76% जो भारत की जनसंख्या एजुकेटेड है, ये मैं आपको डाटा बता दूं, उसमें एजुकेटेड लोग वो आपके जो पीछे है ना वो भी एजुकेटेड है, और आप भी एजुकेटेड और मैं भी एजुकेटेड हूँ। एजुकेटेड लोगों में भी क्राइटेरिया बांटा नहीं गया कि कौन कितने एजुकेटेड है, कौन अच्छे हैं कौन खराब है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ तो बेटे आप ये बोल रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो, अब बिहार का वो एकदम गांव के अंदर जाके देखो ना, जो बेचारे ने एक ही ड्रेस उसके पास है, स्कूल ड्रेस, और वो आते ही धुल जाएगा क्योंकि वही पहन के दूसरे दिन जाना है, और स्कूल इसलिए बच्चे जाते हैं क्योंकि मिड डे मील मिलता है, खाना खाने जाते हैं। कहाँ से कमाई हुई खाना कहाँ से आएगा? उसको क्या पता लैंग्वेज का, क्या पता, और क्या मास्टर पढ़ाते हैं आपको पता है? टीचर को क्या मतलब है? 80-80, 90-90 हजार सैलरी आती है टीचर, और पढ़ाते हैं गोबर। और उसमें बेटा वैसे भी टीचर हैं जो स्कूल में आ गई बच्ची सब, बोलना नीचे में बोल देता हूँ, और घर पे भेज करके बर्तन मांजवा लेगी, घर पे भेज करके झाड़ू लगवा लेगी। ऐसे लोगों को तो कत्ल कर देना चाहिए।